एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास के बारे में पढ़ाया था, क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी से मिलता जुलता, उसी से रिलेटेड कुछ एक और टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप अगर जो कायदे से समझ लेते हैं तो आप सेंटेंस के सीक्वेंस को जान जाएंगे। तो हमारे बात से आप शायद समझ गए हो कि आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक हम लेकर के आए उसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। उस टॉपिक का नाम है हमारे सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मीन्स हो जाता है टेंस के सीक्वेंस को बताना, टेंस के सीक्वेंस को बताना। जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं और टेंस जब पढ़ते हैं तो टेंस से हम केवल सिंपल सेंटेंस ही नहीं पढ़ते हैं बनाना, हम उससे कंबाइंड सेंटेंस भी पढ़ते हैं। और कंबाइंड में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, कंपाउंड आ जाते हैं, कंडीशनल आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाते हैं। ये सारे सेंटेंस हम पढ़ते हैं कब? जब हम टेंस पढ़ते हैं। जब हम बेसिक टेंस पढ़ते हैं तब तो हम केवल सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टेंस पढ़ते हैं तब उसमें हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है, कंडीशनल हो जाता है, ये सारे सेंटेंसेज और इन सारे टेंसेज के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। हम आशा करते हैं कि आप टॉपिक जो है बहुत ही कायदे से समझेंगे और इसे कायदे से पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और कुछ चीज़ें जो होंगी आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर जो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें नई नई चीज़ें आज आप सीखेंगे। जो कुछ भी चीज़ें अगर जो कम भी पड़ जाएंगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, तो इसको आप कायदे से समझिए। देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब हो जाता है टेंस। टेंस का मतलब हो जाता है टाइम। आप लोग जानते हैं टेंस का मीन्स हो जाता है टाइम, और टाइम जो होता है यूज किया जाता है, और जिस चीज को यूज करने में किया जाता है उसको बोला जाता है सीक्वेंस। और सीक्वेंस से क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। उससे क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। मतलब सेंटेंस के सीक्वेंस को यूज करने के टाइम को, सेंटेंस के सीक्वेंस को यूज करने के टाइम को ही सीक्वेंस ऑफ टेंस कहा जाता है। वंस अगेन, सेंटेंस के सीक्वेंस को यूज करने के टाइम को ही सीक्वेंस ऑफ टेंस कहा जाता है। मीन्स जिसमें हम कोई भी सेंटेंस पढ़ें और उसको हम यूज करना सीखें। हाउ विल हैव टू यूज, हमें उस टेंस को या टाइम को कैसे यूज करना होगा, उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब इसमें हम बहुत नए नए नियमों को पढ़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट रूल जो बहुत ही है, जिसको आप लोग जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हाई स्कूल का पेपर देते हैं तो उसमें इनकम्प्लीट एक सेंटेंस आता है 2 नंबर में। हाई स्कूल में इनकम्प्लीट सेंटेंस आता है, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। और वो कंप्लीट किसके आधार पर होता है? सीक्वेंस ऑफ टेंस के आधार पर। तो अभी जैसा कि मैंने बताया ये सभी क्लासेस के लिए जरूरी है, ये सभी क्लासेस के लिए नेसेसरी है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट ये होता है कि यदि हमारी प्रिंसिपल क्लास, जैसे मैंने आपको क्लासेस के बारे में पढ़ा दिया है, यदि हमारी प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किस में हो? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो। यदि हमारी प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है, इसमें 2 क्लासेज होती हैं। जो सीक्वेंस ऑफ टेंस होता है केवल एक क्लास से पर ही नहीं डिपेंड करता है, वो एक से ज़्यादा क्लासेज पर डिपेंड करता है। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, लेकिन केवल एक क्लास कभी नहीं होती है। तो प्रिंसिपल क्लास जो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, और नेक्स्ट क्लास जो किसी भी टेंस में हो, लेकिन अगर जो वो किसी भी टेंस में होगी तो गलत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्लास यदि हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रिंसिपल क्लास हमारी किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लास भी हमारी किस में होगी? ये रूल होता है। तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास भी हमारी जो होगी बेटा, तो वो भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ही होगी। वो भी किस में होगी? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होगी। मीन्स एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि प्रिंसिपल क्लास हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी हमारी किस में होगी? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ही होगी। जैसे
जैसे लिखा है निहाल, जैसे सेंटेंस लिखा है निहाल, निहाल सेज, निहाल कहता है आई वर्क हार्ड, जैसे ये सेंटेंस लिखा है दैट, इसके बीच में किसको जोड़ेंगे, दैट। निहाल सेज दैट आई वर्क हार्ड, ये सेंटेंस लिखा है निहाल सेज दैट आई वर्क हार्ड। दैट को मैंने बाद में क्यों लिखा, थोड़ा सा इसको भी समझा दें। इसका मतलब ये है कि ये क्लाज ये थी केवल निहाल सेज, और दूसरा ये था आई वर्क हार्ड, दो चीजें हैं। तो निहाल सेज मैंने बताया ये फ्री है, ये इंडिपेंडेंट क्लाज है, इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लाज मीन्स प्रिंसिपल क्लाज, मीन्स क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लाज। ये है डिपेंडेंट क्लाज, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लाज मीन्स सबऑर्डिनेट क्लाज, मीन्स क्या, सबऑर्डिनेट क्लाज, चाहे तो बोलें आप इसको सबऑर्डिनेट क्लाज या फिर डिपेंडेंट क्लाज, दो हैं, निहाल सेज आई वर्क हार्ड। तो निहाल सेज जिसमें भी मेन वर्ब में, फिनिट वर्ब में s/es जुड़ा हुआ होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट हो गया। ये भी हमारा देखो आई जो है ये प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आई जो होता है हमारा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह का सब्जेक्ट होता है। जब हम फ्यूचर पढ़ते हैं देन इट वर्क्स एज अ प्लूरल नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट, एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट पास्ट और प्रेजेंट टेंस देन इट वर्क्स एज अ सिंगुलर नंबर्स सब्जेक्ट। मतलब तब ये किसकी तरह वर्क करता है, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। और जब हम फ्यूचर पढ़ते हैं तो ये कौन सा हो जाता है, प्लूरल नंबर हो जाता है। तो वही चीज जैसे आई, तो ये अलग है सेंटेंस, ये अलग है, इनको कौन जोड़ रहा है, दैट जोड़ रहा है। तो ये हो जाता है हमारा कंजक्शन। ये और ये कंजक्शन कौन सा है बेटा, ये है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कौन सा कंजक्शन है, हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपके पेपर में कैसे आएगा, ऐसे आएगा, लिखा होगा निहाल सेज और फिर लिखा होगा कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको कैसे करना होगा, निहाल सेज, और फिर इसके बाद में आपको ये ध्यान देना होगा कि ये सेज लिखा है तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लाज है, तो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है तो वो भी हमारा प्रेजेंट में ही हो, वो हमारा किसी दूसरे टेंस में ना हो, ऐसे आपको यूज करना होगा। जैसे आई वर्क हार्ड, तो ये भी हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये भी हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जरूरी नहीं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आप बनाइए, इसको आप प्रेजेंट में बनाइए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और चाहे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, आप चाहे तो इसमें बनाइए, चार में से कोई एक टेंस में आप बनाइए जो हमारा डिपेंडेंट क्लाज वाला सेंटेंस होता है। तो ये नियम होता है कि अगर जो हमारा प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट टेंस में होता है तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज भी किस में हो जाती है, प्रेजेंट टेंस में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे इसमें फिर आपको चेंजिंग जो करनी होती है तो वो किसी तरह की आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही उपस्थित होता है। इसके बाद में दूसरा जैसे सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है रहीम, रहीम विल से, रहीम विल से दैट आई शैल गो टू माई विलेज। रहीम विल से दैट आई विल गो टू माई विलेज। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, रहीम विल से दैट आई शैल गो टू माई विलेज। रहीम मुझसे कहेगा कि मैं अपने गांव को जाऊंगा। तो यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को कौन ऐड कर रहा है, दैट ऐड कर रहा है। कौन ऐड कर रहा है, दैट ऐड कर रहा है। तो ये भी एक किस तरह का कंजक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। और ये भी हमारा किस में है, फ्यूचर में है, और ये भी हमारा किस में हो गया, फ्यूचर में होगा। तो ये मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये नियम होता है इसका कि अगर जो हमारा
प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मींस डिपेंडेंट क्लॉज में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होती है, उसको भी प्रेजेंट या फ्यूचर में ही लिखा जाता है। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें, तो एक नियम ये हो गया। दूसरा हमारा, जैसे दूसरा नियम कि यदि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर या पास्ट में हो, और उसमें किसी कंजक्शन ऑफ पर्पज का यूज हो। अब कंजक्शन ऑफ पर्पज कौन होते हैं अभी बता रहे हैं हम आपको। का यूज हो, जैसे दैट, कमा, सो दैट, etc, ये हूं। तो फिनिट वर्ब के पहले, जो फिनिट वर्ब होती है उसके पहले मे का प्रयोग होता है। तो फिनिट वर्ब मीन्स मेन, मुख्य क्रिया। फिनिट वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, मेन वर्ब के पहले मे का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, आप प्रयोग होता है। अगर जो ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किसमें? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, तब होगा मे का प्रयोग। ठीक। अगर जो है पास्ट में, तब होगा मे का पास्ट क्या होता है? माइट। मैंने आपको फिनिट वर्ब की चार्ट में बताया था। अगर जो होगा पास्ट में देन माइट होगा, अगर जो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब क्या होगा? मे होगा। जैसे सेंटेंस लिखा है, किसके पहले? फिनिट वर्ब के पहले मे का यूज होता है। जैसे लिखा है आई वर्क हार्ड, सो दैट आई मे सक्सेस इन माई गोल, so that I may success in my goal. I work hard so that I may success in my goal. तो इसमें क्या है? ध्यान दीजिएगा। देखो सक्सेस, ये सक्सेस सफल होना, ये एक वर्क है। और ये कौन सा वर्क है? एक मेन वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है। सक्सेस सफल होना, ये सफल होना एक वर्ब होती है ना, तो ये मेन वर्ब। तो इसके पहले मैंने क्या लगाया? मे। तो मैंने अभी उसमें नियम में भी लिखा कि जब हमारा सो दैट से जुड़ा हो, मतलब कंजक्शन ऑफ पर्पज, उद्देश्य हमारा क्या है? कठिन काम करना और लाइफ में सफल होना। लाइफ में क्या होना? सफल होना। तो इसीलिए उसके पहले किसका यूज होता है? मे का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा? मे का यूज होता है। तो ये सारी चीजें, ये हो गया मे। अब जैसे इसका पास्ट में कर दिया जाए, पास्ट में जैसे आई वर्कड हार्ड। अब इसके अलग नियम हम नहीं बताएंगे, इसी में समझा देंगे। अलग में फिर वैसे लिखें तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, समझ जाइए आप इसमें। अगर जो पूरा नियम ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि अगर जो कोई भी सेंटेंस हमारा, कोई भी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो, किस में हो? पास्ट में हो, तब माइट का प्रयोग किया जाएगा। तब किसका यूज किया जाएगा? माइट का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे आई, सपोज दैट आई वर्कड हार्ड, I worked hard so that I might success in my goal.
आई माइट सक्सेस इन माई गोल, जैसे ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर वर्ड हार्ड हो गया, मतलब ये पास्ट में हो गया, मतलब ये किस में हो गया, पास्ट में हो गया। तो जब ये हो गया हमारा पास्ट में, तब में की जगह किसका यूज हो गया, माइट का। और जब ये हमारा है प्रेजेंट में, तो जब ये प्रेजेंट में है तो ये किसका यूज हो गया, यहाँ पर मे का यूज हो गया। किसका यूज हो गया, मे का यूज हो गया। समझ में आई बात। तो इतना ये रूल हो गए।